हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सिविल जज की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए देखते हुए हम यहाँ पर जो माइनर एक्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। धीरे धीरे करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें आपकी तैयारी पुख्ता होते चले जाए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप पहले पढ़ लेंगे पुस्तक, छोटी छोटी पतली पन्ने की होती है, ज़्यादा तो नहीं होता, बस आपको पढ़ लेना है। और याद रखना, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए जितने भी धाराएं हैं, इसमें जितने भी धाराएं दी हैं सबको आपको याद करना होगा। अध्याय और धारा, अध्याय और धारा अगर आप याद करके पूरा चलते हैं तो यकीन मानिए ये जो निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है और रटा जा सकता है। ज्यादा नहीं, केवल 69 धाराएं इसमें दिए हैं। अध्याय 9 अध्याय और 69 धाराएं हैं। 9 अध्याय 69 धाराएं, एक दो बार आप रिवाइज करोगे, देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन विषय नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे और दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, आबकारी अधिनियम 1915 को पारित किए जाने का मूल उद्देश्य मादक मदिरा तथा मादक औषधि के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपको बताना है। आयात निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय और कब्जे में रखना, उपरोक्त सभी। तो जो भी हम यहाँ करेंगे तो साफ जाहिर हो रहा है इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आयात निर्यात भी है, परिवहन भी है और विक्रय और कब्जे में रखना, ये सारे के सारे चीज इस अध्याय के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम का विस्तार, अब यहां पर इस अधिनियम का विस्तार अब ध्यान रखेंगे, फट से मत मार देना, ये संपूर्ण भारत में है या जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत में। ये छत्तीसगढ़ के लिए बना है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, तो ये छत्तीसगढ़ के संबंधित होगा, मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर ये लागू होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एल, स्टाउट, पोर्टर तथा ऐसी अन्य समस्त किण्वित मदिराएं सम्मिलित है जो साधारणतः माल्ट से बनी है, ये आपको बताना है। विकृत, बियर, स्प्रिट, टाड़ी। जो आपका भाग 2 है, ये धारा 2 है, इसमें चाहे एलएलबी का जो भी लॉ का जो भी पुस्तक ले लीजिए, लॉ का कोई भी पुस्तक ले लीजिए, उसमें जो धारा 2 होता है वो सब परिभाषाओं से संबंधित होता है। तो इसमें जो बियर की परिभाषा दी गई है तो इसमें बियर आएगा। बियर के लिए कहा गया है कि एल, जिसमें एल, स्टाउट, पोर्टर तथा अन्य समस्त किण्वित मदिराएं सम्मिलित है जो साधारणतः माल्ट से बनी है, ये बियर की परिभाषा है। बोतल भरने से किस प्रयोजन के लिए मदिरा को मंजूसा या अन्य बर्तन में से किसी बोतल के घड़े या अन्य पात्र में अंतरित करना अभिप्रेत है। आयात के प्रयोजन के लिए, निर्यात के प्रयोजन के लिए, विक्रय के प्रयोजन के लिए, उपयुक्त सभी प्रयोजन के लिए। तो सही आंसर जो होगा, अब यहां पर मत लगा देना कि उपयुक्त सभी प्रयोजन के लिए, यहां पर बोतल भरना, आप परिभाषा में जाओगे तो साफ लिखा है, बोतल भरना से किसी प्रयोजन के लिए मदिरा को मंजूसा या अन्य बर्तन में से किसी बोतल या घड़े के अन्य पात्र का अंतरित करना अभिप्रेत है। विक्रय के प्रयोजन के लिए आयात निर्यात नहीं लिखा गया, जो कंडिका में लिखा गया हमको उसी को आंसर लगाना, तो विक्रय के प्रयोजन के लिए इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन था, सामान्य मदिरा पान गृह के अंतर्गत ऐसे स्थान किस प्रकार के व्यक्ति के लाभ या प्राप्ति के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है। ऐसे स्थान को जो स्वामित्व में रखता है, मतलब जिसका स्वामी है वो, ऐसे स्थान को जो देखभाल करे, ऐसे स्थान का प्रबंध करे, उपरोक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चन इसमें साफ नजर आएगा कि ये उपरोक्त सभी वाला आंसर इसमें आएगा। आबकारी कर योग्य वस्तुओं से अभिप्रेत है। मानव उपयोगकर्ता एल्कोहली मदिरा, कोई भी मादक औषधि, एनडीपीएस परिभाषित अफीम या पापिस्ट्रा, उपरोक्त सभी। तो ये सही है, इसमें डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। मादक द्रव्य से अभिप्रेत है कोई भी मदिरा, कोई भी मादक औषधि, उपरोक्त दोनों। तो केवल यहां तो कॉमन क्वेश्चन से सब जानते हैं, आराम से लगा दो, उपरोक्त दोनों इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन है, मादक औषधि से अभिप्रेत है। भारतीय भांग
पौधे की पत्तियां, भांग, गांजा, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आप आंख मूंझ के लगा सकते हो उपरोक्त सभी, लेकिन सबको मत लगाना, पहले एक बार पढ़ लेना। मदिरा के अंतर्गत आता है स्प्रिट, ताड़ी, बियर, उपरोक्त सभी। तो ये सब स्प्रिट है, ताड़ी है, बियर है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मदिरा के अंतर्गत आ जाते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत आता है नरसैंगिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मादक द्रव्य उत्पन्न किया जाता है, कृत्रिम प्रक्रिया जिसके द्वारा मादक द्रव्य तैयार किया जाता है, नरसैंगिक या कृत्रिम प्रक्रिया जिसके द्वारा मादक द्रव्य तैयार किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर सी वाला आएगा नरसैंगिक, अर्थात आप जैसे ताड़ी निकाल रहे हो प्राकृतिक रूप से, ये नरसैंगिक हो गया। कृत्रिम रूप से जब बनाया जाता आसवन विधि से कृत्रिम हो गया। तो चाहे जिस ढंग से आप बनाइए, आप मदिरा बना रहे हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थान के अंतर्गत आता है, ये बताना होगा। स्थान अहाता, भवन, जलयान, उपरोक्त सभी इसमें। तो ये चाहे जलयान हो, चाहे अहाता हो, चाहे भवन, स्थान के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत विक्रय को निर्दिष्ट करने वाली अभिव्यक्ति के अंतर्गत है दान के रूप में किया गया अंतरण, दान से अन्यथा किया गया अंतरण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से आपको बताना है। तो मैं बार बार बोला, आपको कंडिका को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार विक्रय में साफ मना किया गया। दान में आप दे रहे हो, दान के रूप में किया गया अंतरण, ये विक्रय के अंतर्गत नहीं आएगा। विक्रय के अंतर्गत दान के अन्यथा किया गया अंतरण ये आएगा। आप बुला के वो करवाते हो, अपने बांट रहे हो, या मदिरा को बांट रहे हो, या कि कोई भी फंक्शन अंक्शन हो, तो इसके अंतर्गत ये विक्रय नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसको दान के अतिरिक्त कहा गया, दान के अतिरिक्त अन्यथा अंतरण आप कर रहे हो, तो आपका ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? विक्रय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, यहां पर आप हो सकता है कि आप मदिरा के बदले कुछ और चीज ले रहे हो, किसी से मदिरा दिए और उसके बदले कुछ और चीज मांग कर रहे हो, ले रहे हो, तो ये विक्रय के अंतर्गत आ जाएगा। भले आपने पैसा ना लिया हो, लेकिन आप केवल दान कर रहे हो, तो विक्रय के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई भी एल्कोहल जो आसवन द्वारा अभिप्राप्त होती है कहलाती है मादक द्रव्य, मादक औषधि, स्प्रिट या बियर। इसमें से आपको बताना है। ये स्प्रिट की परिभाषा दी गई है। स्प्रिट वही है जो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आसवन विधि आप अच्छी तरह से मालूम है, भाप के द्वारा किसी भी चीज को भाप के द्वारा उसको लिया जाता है, भाप को फिर ठंडा किया जाता है और बूंद बूंद जमा किया जाता है। तो यह आसवन विधि कहलाती है। ये सब स्प्रिट के अंतर्गत आएगी। किसी भी जाति की वृक्ष में खींचा गया रस, चाहे वह किण्वित से या अकिण्वित कहलाती है। तो भाई किसी भी जाति, चाहे खजूर, वैसे तो विशेष करके खजूर से और ताड़ के पेड़ से निकाला जाता ताड़ी बोलते हैं, तो ये क्या है? ताड़ी कहलाता है। 14 का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ताड़ी आ जाएगा। किसी मदिरा को देसी और विदेशी घोषित किए जाने का प्रावधान, माने कौन सा देसी होगा, कौन सा विदेशी होगा, किस धारा में कहा गया है? तो धारा 4 में कहा गया है। और यह अधिकार किसको है? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसी भी मदिरा को देसी घोषित कर सकती है और किसी भी मदिरा को विदेशी घोषित कर सकती है। देसी मदिरा व विदेशी मदिरा का मध्य अंतर निर्भर करता है तो तेजाबी विषय पर, उपयोग किए गए मदसार किस्म पर, मदिरा बनाने तो आशुद्ध पदार्थ पर राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा। या राज्य सरकार की गई घोषणा यहां पर आएगा कि राज्य सरकार किसी भी मदिरा को विदेशी और देसी घोषित कर सकती है। अब उसका आकलन का आधार कुछ भी हो सकता है। किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा केवल तभी जबकि उसका निर्माण विदेश में हुआ हो, जबकि उसका निर्माण भारत में हुआ हो, एवं रंग एवं स्वाद की विदेशी शराब से मिलती हो, जबकि वह बियर हो, जबकि वह स्प्रिट पान। अब यहाँ पर एक विदेशी शराब, यहाँ पर जो ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर बी लग जाएगा, जबकि उसका निर्माण भारत में हुआ हो और वह रंग स्वाद में विदेशी शराब से मिलती हो। अगर आप नकल कर रहे हो तो भी वो क्या कहलाएगा? विदेशी शराब। अगर विदेश से ला रहे हो तो हो गई, आप कंडिका पढ़ोगे तो ये विदेश। अब इसमें ऑप्शन के आधार पर ये दोनों आना था, लेकिन है नहीं तो यहाँ पर बी ही लगेगा। अब केवल, अब चूंकि इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा तो केवल यहाँ पर लिख दिया गया, केवल तभी जब उसका निर्माण विदेश में हुआ। ऐसा नहीं है, जबकि निर्माण भारत में भी हुआ है, उसका नकल कर रहे, विदेशी शराब से मिलता जुलता है तो विदेशी शराब है। वो बाहर से मंगाए हो तो भी वो विदेशी शराब है।
किसी मादक द्रव्य का उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में विक्रय समझा जाएगा। माने आपका जितना मात्रा आपको ले सकते हो, खरीद सकते हो, उससे ज्यादा जितना मात्रा आप खरीद सकते हो उससे ज्यादा अगर आप इसको बेचते हो, वो करते हो, तो क्या कहलाया जाएगा? ये क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया था। तो सही आंसर ये जो होता है वो आएगा थोक, या थोक विक्रेता कहलाया जाएगा। आप अगर ज्यादा विक्रय कर रहे हो वहां पर ये घोषित करता है कितना आप ले सकते हो, या राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार इसको घोषित करेगा। आबकारी अधिकारी निम्न में से कौन हो सकता है? कलेक्टर, ऐसा कोई अधिकारी जो धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हो, राजस्व अधिकारी, उपरोक्त में से केवल ए और बी दोनों, इसमें से आपको बताना है। अब एक चीज याद रखना कि धारा 7 में आबकारी अधिकारी के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन कलेक्टर उसमें साफ लिखा है कि भी कलेक्टर भी यहां पर कलेक्टर या ऐसा कोई अधिकारी जो धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ हो, मतलब इसमें डी आंसर आ जाएगा। उपरोक्त में से केवल ए और बी दोनों, कलेक्टर या ऐसा कोई अधिकारी जो धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हो, आबकारी अधिकारी, इसके अंतर्गत कलेक्टर भी आ जाएगा। तो 19 का आंसर डी आएगा। आबकारी आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? अब केंद्र सरकार का तो रोल है ही नहीं यहाँ पर नियुक्त कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार का काम है, ये राज्य सरकार नियुक्त करेगा। इसमें राज्यपाल की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार की जरूरत नहीं, विधानसभा की जरूरत नहीं। किस धारा के अंतर्गत उड़न दस्तों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? उड़न दस्ता इतना तो जानते हो कि जो धर पकड़ करते हैं यहाँ पर शराब वराब का, तो उड़न दस्ता ये धारा 7 का में उड़न दस्तों का प्रावधान किया गया है। उड़न दस्तों की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? अब ये राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार की ही शक्ति होगी, तो आंसर आपका सी आ जाएगा, राज्य सरकार को। क्वेश्चन है किस मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़न दस्तों की स्थापना की जाती है? ये आपको बताना है, किस मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़न दस्तों की स्थापना की जाती है। तो मदिरा का काम हो रहा है, उड़न दस्तों की स्थापना, तो आप पूरा पढ़ लो, एक बार तुरंत बार बना उपरोक्त सभी, पहले देख लो। आबकारी राजस्व के अभिकथित किसी मामले में, आबकारी राजस्व संदिग्ध अपवंचन के किसी मामले में, इस अधिनियम को बंधों के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन किसी मामले में, तो ये डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। सभी मामलों में इसकी जरूरत होती है। धारा 8 के मादक द्रव्यों का आयात निर्यात या परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अब ये राज्य सरकार से संबंधित है, तो प्रतिषेध भी करेगा तो राज्य सरकार ही करेगा, तो ये शक्ति जो है राज्य सरकार को ही प्राप्त है, क्योंकि यह अधिनियम जो बनाया गया है हमारे राज्य सरकार द्वारा ही बनाया गया है, तो शक्ति भी राज्य सरकार को ही प्राप्त होगी। क्वेश्चंस हमारे सामने, राज्य सरकार आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन किस धारा के धारक तहत लगा सकती है? मैंने कहा था कि धारा भी आप लोगों को पूरा याद करना होगा। किसी भी चीज को पास करने के लिए, किसी भी चीज को सक्सेस प्राप्त करने के लिए इसको रटा जा सकता है, दिमाग में बैठाया जा सकता है। राज्य सरकार आयात निर्यात परिवहन पर निर्बंधन किस धारा के तहत तय कर सकती है? तो मैं कहता हूं धारा 9, मैं नहीं कहता, सॉरी, यहाँ पर किताब कहता है कि धारा 9 के तहत ये आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। अधिनियम के धारा 10 में प्रावधान है। अब 10 में आपको मैंने बताया क्या प्रावधान किया गया, तो आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आयात निर्यात परिवहन के लिए पास की आवश्यकता, माने जब पास जारी करेगा तो पास की आवश्यकता होगा, तो धारा 10 में कहा गया। आयात निर्यात परिवहन के लिए पास किस धारा के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो देखो, पास की आवश्यकता बोला गया धारा 10 में, प्रदान करना दूसरा, तो प्रदान करना आ जाएगा 11 में। तो ये 10 और 11 आपको याद होना चाहिए। 10 में जिस प्रकार कहा गया भाई कि पास की आवश्यकता होगी, यहां केवल आवश्यकता बोले तो 10 आएगा। अगर परिवहन प्रदान करेगा तो ये धारा 11 आएगा। अब कौन प्रदान करेगा, यहां पर भी क्वेश्चन है। तो धारा 11 के अधीन मादक द्रव्यों का आयात निर्यात परिवहन के लिए पास किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये अब राज्य सरकार सब काम नहीं करती रहेगी, पास भी आपको प्रदान करे, वो किसी न किसी अधिकारी को जरूर दे देगी। अब यहां पर राजस्व अधिकारी, आबकारी अधिकारी है, कलेक्टर है यहाँ पर। अब कलेक्टर, तो यह सही आंसर इसमें भी आ जाएगा। एक कलेक्टर को यहाँ पर सौंपा गया, ये काम जो सौंपा गया है कलेक्टर को दिया गया। ये आबकारी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक तो बहुत नीचे वाला पोस्ट हो जाता है, या राजस्व अधिकारी
अधिकारी को नहीं, यहाँ पर सीधा कलेक्टर आएगा। राज्य सरकार ये सब छोटे मोटे काम नहीं करेगी, हर चीज काम करेगी तो मुश्किल हो जाएगा, उसको संभव नहीं हो पाएगा। तो एक राज्य सरकार तो कलेक्टर इसके अंतर्गत आएगा। धारा 12 के अंतर्गत सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित में से कौन निर्देश दे सकेगा कि भारत के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी उद्देश्य के लिए पास समझा जाएगा। ये आपको बताना है कि भाई कौन ये निर्देश जारी कर सकता है कि इस प्रकार ये पास समझा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे सामने 29 का क्वेश्चंस है। तो ये जो पास समझा जाएगा कलेक्टर के अलावा वो दे सकता है आबकारी आयुक्त, ऐसा घोषणा कर सकता है। धारा 12 में कहा गया अंतर्गत सामान्य विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश दे सकेगा कि भारत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी उद्देश्य के लिए पास समझा जाएगा, वो है आबकारी आयुक्त। विनिर्माण, कब्जा तथा विक्रय संबंधी प्रावधान किस अध्याय में है? अब अध्याय भी आपको ध्यान में रखना होगा, पूरे 9 अध्याय हैं इसमें। तो ये विनिर्माण, कब्जा और विक्रय संबंधी प्रावधान इसी धारा अध्याय 4 में वर्णन किया गया। मादक द्रव्यों के विनिर्माण इत्यादि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति माने लाइसेंस होता है, का प्रावधान किस धारा में किया गया है? यहाँ पर किस धारा में किया गया यह आपको बताना है कि जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो किस धारा के अंतर्गत आएगा। तो ये होगा 13 के अंतर्गत। ये 13 लाइसेंस, ऐसे याद कर लो, ये 13 लाइसेंस, तो 13 आएगा, 13 के अंतर्गत आएगा। 13 मनहूस नंबर भी माना जाता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। लाइसेंस दे रहा यार, पूरा गलत काम करवा रहे हो, तो 13 ये आपका धारा 13 ये लाइसेंस के देने की बात हो रहा है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। घरेलू उपयोग के लिए मदिरा के विनिर्माण करने की किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र को छूट देने की शक्ति है। अब राज्य सरकार, कलेक्टर, आबकारी उपयोग सभी, ये बहुत बड़ा काम होता है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आदिवासी इलाका में आप अपने सेवन के लिए आप बना सकते हो इस प्रकार का छूट, और थोड़ा सा इधर उधर ले जा सकते हो आप। तो इस प्रकार की जो छूट दिया जाता है ये केवल बड़ा काम है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, न कि कलेक्टर, आबकारी आयुक्त, उपरोक्त सभी। ये सब कुछ नहीं आएगा, कलेक्टर, राज्य सरकार आएगा। धारा 14 के तहत आसवानियों तथा भंडार गाहों की स्थापना किसकी अनुज्ञप्ति की शक्ति है? आसवानी मदिरा आसवन विधि द्वारा ही बनाया जाता है, तो आसवानियों के तथा भंडार ग्रह, और कहां पर तुम भंडार को, इसकी अनुज्ञापन की शक्ति, माने ये भी जो बोला जा रहा है लाइसेंस प्रदान कर रहा है, तो किसको ये शक्ति प्राप्त प्रदान की गई है? तो ये आबकारी अधिकारी, यहां पर आंसर आएगा, सॉरी आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त आ जाएगा। ये धारा 14 के तहत आसवानियों और भंडार घरों की स्थापना, उसकी अनुज्ञापन की शक्ति आबकारी आयुक्त, क्योंकि आबकारी अधिकारी तो नीचे वाला पोस्ट हो जा रहा है, आबकारी आयुक्त इसमें आबकारी विभाग में सबसे बड़ा हो जाता है, आबकारी आयुक्त को यह अधिकार सौंपा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी के बिना किसी भी मादक द्रव्य को इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी आसवानी, मध निर्माणशाला, भंडारगार, संग्रहण के अन्य स्थान के तहत तक हटाया नहीं जाएगा जब तक अध्याय 5 के अधीन देश शुल्क संस्त न कर दिया जाए या उसके संदाय के लिए एक बंध पत्र निष्पादित न कर दिया जाए। इसमें से आपको बताना है। तो ये भी, ये जो आंसर आएगा ये आएगा ए राज्य सरकार, इसका राज्य सरकार द्वारा ही ये किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिमाण की परिसीमा विहित कौन कर सकता है? कितना परिमाण, ये भी हम लोग पहले क्वेश्चंस भी आ चुका है इस प्रकार का। तो परिमाण जो तय करती है वो राज्य सरकार करेगी। क्वेश्चन है, किसी भी मादक द्रव्यों का विक्रय उस निर्मित प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार और निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्ययन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। आज का इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, तो मैं आगे वीडियो फिर लेके चलूंगा, आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा ना लगे, हाँ अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, सबको शेयर करोगे तो मेरे को पता चल पाएगा, हाँ यार लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं यहाँ पर। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।